वेलकम फ्रेंड, युक्ति आइस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 24 फरवरी है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन-कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, उसमें पीटी फैक्ट क्या पूछा जाता है उससे रिलेटेड चीज़ों को भी हम लोग कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप युक्ति आयुष का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ जो भी पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। लगातार सभी अभ्यर्थी दे रहे हैं तो आप भी प्रयास करने का कोशिश कीजिए ताकि आपका इंटरनल डेवलपमेंट हो सके। किसी भी कोचिंग संस्थान के बैसाखियों पर जिंदा न रहे, स्वयं में इंटरनल डेवलपमेंट करें, यही युक्ति आयुष का प्रयास रहता है। साथ ही साथ आप युक्ति है इसका ऐप डाउनलोड कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर दोनों जगह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जहां पर दो ग्रुप बना हुआ है, एक कम्युनिकेशन ग्रुप के नाम से और एक दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस पेड ग्रुप के नाम से। तो क्या है, आप दोनों जगह आप क्या कर सकते हैं, दैनिक जागरण से रिलेटेड चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन बॉक्स में दिया रहता है। टेलीग्राम चैनल पर बहुत से आपको चीज़ें शेयर की जाती है जो आप लोग एग्जाम ओरिएंट चीज़ें होती हैं, मटेरियल होता है तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। पेपर का स्क्रीनशॉट शेयर वहीं किया जाता है तो आप उसे प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल या तो आप टेलीग्राम पर जाकर युक्ति इस टाइप कीजिएगा, आप हमें वहाँ पाइएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आज है। कुछ प्रश्न सवाल चिन्ह लगाते हैं कि कोई राज्य सरकार कैसे काम करती है किसी मुद्दे पर। अगर हम शुरुआती दौर में ही किसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढने का प्रयास करते हैं तो कुछ समय अंतराल में यह एक नासुर बनकर उभरता है। उसी का उदाहरण, जीता जागता उदाहरण, जो खालिस्तान समर्थक, जो समर्थकों का जो झुंड लगातार पंजाब या उसके आसपास क्षेत्रों में हावी है, तो उसके लिए हम लोग देख सकते हैं हाल ही में इसके विदेश की भूमि पर भी इसका विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिलता है। कुछ भारतीयों को यह अब निशाना बनाए हैं। ध्यान यह रखना है, जैसे अन्य वैचारिक मत भारत में एक अलग राष्ट्र निर्माण की बात करता है, उसी संदर्भ में खालिस्तान भी है। इस पर न्यूज़ मैंने पहले भी 1 नवंबर का वीडियो आप लोग जाके देखिएगा। खालिस्तान क्या है, खालिस्तान क्या है, खालिस्तान का मांग क्यों किया जा रहा है, खालिस्तान राष्ट्र का मांग क्यों किया जा रहा है। इसमें पंजाब जो भाई सिख भाई लोग हैं वो क्यों बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहते हैं। साथ ही साथ ब्लू स्टार जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था, वो ब्लू स्टार क्या है, जिसके बाद और भी उग्र प्रदर्शन इसके द्वारा देखे गए। सरकार की नीतियां क्या इस संदर्भ में रही, सभी पर चर्चा मैंने 1 नवंबर 2022 के वीडियो में कर चुका हूं। तो आप लोग जाकर क्या करना, न्यू स्टूडेंट जो होंगे आपको 1 नवंबर के वीडियो को जाकर देख लेना है। साथ ही साथ जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो रिव्यू वीडियो देख चुके हैं, की नोट्स को एक बार अपडेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसमें आज का न्यूज को ऐड कर लेना है। यह टॉपिक आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 2 राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे से संबंधित है। और जो भी स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट है, इस टॉपिक को आप टैली करिएगा अपने जीएस के पार्ट से। साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको स्टार करके आप लोग कवर करके जाइएगा, जिनका भी अभी इंटरव्यू चल रहा है या आने वाले समय में कभी भी चलेगा, क्योंकि हर साल यह चर्चा में रहता है और इसके मुद्दे हैं ना, हमेशा आपको प्रश्न में बनाए रखते हैं इसके मुद्दे। तो ये लाल किला का मामला हो, जहां पर खालिस्तान समर्थक कुछ लोग, जब किसान आंदोलन हो रहा था तो कुछ उसमें खालिस्तान समर्थक लोग भी घुस गए थे और लाल किले पर ध्वज हटाकर वहां पर क्या फहराया था, अपना झंडा फहराया था। कुछ चीजें देखी थे ना आप लोग, तो वो सब घटनाक्रम लगातार होता रहा। पर पुलिस क्या प्रशासन किया है सो ध्यान देने योग्य। मांग कुछ भी हो, तरीका कुछ भी हो, अगर लग रहा है किसी व्यक्ति, जैसे अमृतपाल के समर्थक जो थे, लग रहा है कि अमृतपाल को राज्य के जो भी विधि विधान है, विधि कॉन्सेप्ट उसके अधीन, उसके विपरीत जाकर पकड़ा गया है, उसके लिए आपके पास प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है, आप या तो कार्यपालिका से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, है ना, या आपको न्यायपालिका में जाके इसकी गुहार लगा सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा किसी व्यक्ति विशेष को, ऐसे किया जा सकता है। पर यहाँ पर इसके समर्थक जो खालिस्तान समर्थक है,
वो क्या किया, जाके धरना प्रदर्शन, लाठी डंडे, देख रहे हैं, ये चित्र को देखिएगा। अगर मात्र 1% भी यह चित्र अगर सही है और किसी व्यक्ति की रिहाई के लिए यह प्रक्रिया अपनाई है, तो उस राज्य के व्यवस्थापिकाओं को, व्यवस्थापिका जो भी है, कार्यपालिका है, विधायिका, न्यायपालिका है, तीनों पर सवालिया निशान खड़े कर देते हैं कि कोई व्यक्ति विशेष को छुड़ाने के लिए अगर ये प्रक्रिया अपना रहा है तो, और उसके बाद आप उसे रिहाई की मंजूरी भी दे रहे हैं, तो आने वाले समय में आपके लिए नासुर बनकर उभरेगा। क्योंकि मैंने आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताया था ना, याद होगा, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद लोग है ना, बाहुबल बाहुबल या तो उस नेता को क्यों प्रमोट किए जो धरना प्रदर्शन या दबाव के रूप में काम करता है। मैंने एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था, जैसे गांधी जी रहे या उनके सहभागी जितने लोग रहे, धरना प्रदर्शन या इस प्रकार से जो भी किए थे, उनकी मंशा सही थी, मंशा सही थी, उनका कार्यक्रम भी सही था, पर लोगों के विचार में, दिमाग में यह बैठा थिंक सेंस में कि कोई भी मुद्दा, किसी भी मुद्दा को अगर हमको प्राप्त करना है, इस प्रकार की नीतियों का अपनाया जा सकता है ना। तो सरकार क्या करेगी, झुकेगी। तो ये हमारे कार्य गतिविधि में शामिल हुआ, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट आप देखते होंगे, उग्रवाद हमारे यहाँ भी था, और जो हमारे यहाँ जो क्रांतिकारी समर्थक लोग थे, उन्होंने क्या किया, सरकार पर दबाव बनाया। किस रूप से दबाव बनाया, हिंसा के रूप में। हालांकि देखिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संदर्भ में यह उचित प्रक्रिया है, ठीक ना। यह किसी भी राष्ट्र के संप्रभु बनाने के लिए यह प्रक्रिया, इनके प्रक्रिया है, जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी वो सभी सही है, साधन और साध्य दोनों रूप से देखे जाते हैं सही। पर आजादी के बाद स्थितियां क्या उत्पन्न हुई, इन्हीं प्रवृत्ति के लोगों के जो भी मानसिकता लोगों में गया कि अगर हम दबाव डालते हैं, दबाव कहने का मतलब किसी भी संदर्भ में दबाव हो सकता है, तो सरकारें झुकती हैं। तो मानसिक कॉन्सेप्ट राजनीतिकरण में यह देखने को मिला क्या कि इन दोनों जो विचार हैं, दोनों को वरीयता देने लगा, जिसमें दोनों क्या फिट हुआ, बाहुबल जिसके बाद था, बाहुबल था ना, जिसके पास बहुत से नेता लेते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के आपको नेता आपको चुनाव प्रक्रिया में देखने को मिलता है, विभिन्न पार्टियों में देखने को मिलता, हमेशा एडीआर का रिपोर्ट आता है। तो ये क्यों बार बार सफल होते हैं, बार बार यही सफल होते हैं, कारण इसके पीछे यही है कि यह तत्कालिक रूप से किसी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। अब वो धरना प्रदर्शन करके दे या दबाव बना के, तो दबाव, तो जनता को क्या चाहिए, जनता को तत्काल निदान चाहिए समस्या से ना। तो जनता उसके आगे पीछे देखती है, उसके बाद एक समर्थक बन जाता है, इसी को माई बाप समझने लगता है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको खालिस्तान के मामले में भी आने वाले समय में होगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, और जिस दिन होगा तो आप उस दिन इस एनालिसिस को याद करिएगा। क्यों, रास्ते वही चल रहे हैं, प्रक्रिया वही है, समाधान ढूंढने का प्रयास उसी तरीके से किया जा रहा है जो उस संदर्भ में, और यह एक नासुर बन के आने वाले राज्य के लिए, पंजाब राज्य के लिए बनेगा, जहां पर क्या होगा। अब सोच के देखिएगा कि किसी भी खालिस्तान समर्थक वारिस पंजाब देव प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने गुरुवार क्या किया, हमला बोल दिया। यह मारपीट और अपहरण के मामले में गिरफ्तार साथी लवप्रीत सिंह उर्फ तूफान सिंह को रिहाई की मांग कर रहे थे। अब मारपीट अपहरण का कारण क्या था, इसकी जांच प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए थी। अब समर्थक, इसका मतलब अमर सिंह का कोई समर्थक रहेगा, मान लीजिए मेरा कोई समर्थक रहेगा, 10 लाख का भीड़ आ गया, 5 लाख का भीड़ आ गया, इसका मतलब मैंने किसी प्रकार का इस प्रकार से अनैतिक कार्य किया है, तो क्या राज्य सरकारें झुकेंगी इसके लिए। आप आइए न्यायालय में, आइए, न्यायालय के लिए प्रक्रिया, अगर मैं सही हूं तो मुझे न्यायालय रिहाई देगा। जैसे हाल ही के मामलों में, दंपति के मामले आप लोग देखे होंगे। तो क्या मेरे समर्थक आके लाठी डंडा या तो पुलिस पर हमला करके मुझे छुड़ाने का प्रयास करेंगे, सोच के देखिएगा इन सब चीजों को लेकर। तो वहां तक तो सही, चलिए ठीक था, मान के चलिए उग्र प्रदर्शन हो गया, क्योंकि दोनों तरफ से विरोध पर वाद प्रतिवाद हुआ होगा। अब यहाँ हाथों में तलवार लहराते हुए अमृतपाल के समर्थक पहुंच गए। अभी कैसे इनको हाथों में तलवार लेकर घूमने की इजाजत दे दी गई थी। पांच पांच क का कॉन्सेप्ट समझा जा सकता है सिखों में, और ये उनके लिए मौलिक अधिकार उनको दिया गया है।
पर ये तलवार कब से ये लेके चलने लगे? आप पंजाब में हाल ही में देखे होंगे, मामला था भटिंडा के आसपास जो क्षेत्र था, चंडीगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र, दौड़ा दौड़ा के लोग पुलिस को मारे थे, उसमें भी तलवारबाजी लेके चल रहे थे। तो सिख संप्रदाय को तलवार के साथ चलने की अनुमति कब से दी जाने लगी? तो क्या किसी अधिकारी को, किसी भी न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को ये नजर नहीं आ रहा है कि व्यवस्थाएं किस ओर जा रही है? देखिए, समस्या का निराकरण कर देना अलग मैटर है, समस्या के नासुर को न समझ पाना ये अलग मैटर। इस चीज को समझिएगा, अगर ये हथियार और तलवारबाजी लेकर लगातार ये चलेंगे तो आने वाले समय में क्या होगा कि सभी आंदोलन में यही तकनीक अपनाया जाएगा। तो भीड़ को उग्र भीड़ को कैसे रोकेगी पुलिस? उसके बाद युक्ति प्रतिबंध के लिए वो क्या करेगी? जो भी उसके पास यथोचित शक्तियां है उसका प्रयोग करेगी, तो फिर समस्या वही उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, समस्या यह उत्पन्न होगी। और देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टिगेटिव जो टीम बनाई गई थी, जो SIT जो गठन किया गया था, तूफान सिंह को शुक्रवार को रिहा करने का फैसला किया है। आनन फानन में जो भी समस्या है उसका निराकरण कर लिया गया कि हाँ, चीजें समझिएगा, अगर वो धरना प्रदर्शन देते, उसके लिए प्रक्रिया अपनाते, तो आप है ना, उसके लिए समग्र आपके पास, भारत सरकार के पास समग्र समस्याएं पास निदान करने के लिए हमारे पास व्यवस्थापिका स्थित है। पर यहाँ पर समस्या कुछ और ही है। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा भाई साहब को, अमृतपाल कौन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वारिस पंजाब के प्रमुख है और 26 जनवरी के लाल किला का जो हिंसा का आरोपित दीप सिंह सिद्धू को देखता था यह। उसके बाद अमृतपाल जो है खालिस्तान समर्थक रहे, जनरल सिंह भिंडरावाले के अपना आदर्श मानता है। तो सोच के देखिएगा, कभी किसी संगठन ने हमारे देश के प्रधानमंत्री की हत्या में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था, उस समर्थक को हम इस प्रकार से मान्यताएं दे रहे हैं। आने वाले समय में नासुर ही बनकर उभरेगा। यह राज्य सरकार को सोचनी चाहिए, व्यवस्थापिकाओं को सोचनी चाहिए, केंद्रीय एजेंसियों को सोचनी चाहिए। अब रही बात आने वाले समय में, अब जो IG रैंक के लोग थे उनको लगा, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल थे ना, देखिए यहाँ पर कौन कौन लोग शामिल था। IG इसमें शामिल थे, इस मामले को बढ़ता देख IG था, SSP थे, पुलिस कमिश्नर थे, ये संदर्भ थे। अब देखिए, किसी भी समस्या का तत्काल समाधान ढूंढना उस समस्या का वास्तविक समाधान नहीं होता है। अब इस सब लोगों को कौन समझाया जाएगा? आने वाले समय में यही देखिए भिंडरावाले के मामले में हुआ था, या यही मामले आपको अन्य, आप किसमें, आपको यहाँ है ना, नक्सलवाद के संदर्भ में देखने को मिला था। समस्याओं का तत्काल समाधान करने का प्रयास किया गया शासन प्रशासन द्वारा, वो आने वाले समय में नासुर बनकर उभरा और वो आपके हित, आपके शासन व्यवस्था को ही चुनौती दे दिया। तो यहाँ पर सख्ती से नियम कानून अपनाना चाहिए था, आप उसे अल्टीमेट देते, आइए न्यायालय में, आइए बात कीजिए। तो एक प्रक्रिया, उसके बाद अगर जो भी व्यक्ति विशेष था, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है या सही है, इस व्यक्ति विशेष की हम पर सवाल ही अभी नहीं उठा है। जो भी न्यायालय इसका निर्णय करता है कि यह व्यक्ति सही है गलत है, उसके लिए खालिस्तान समर्थक इस प्रक्रिया पर नहीं, ये जो तत्कालिक समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया है पंजाब प्रशासन के द्वारा, वो आने वाले समय में इसके लिए नासुर बनकर उभरेगा। इस लाइन को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए, मोदी के अपमान पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत और कुछ बातें की है। मैंने पहले भी आप लोगों को हेट स्पीच से संबंधित बातें किया हूं। आप 22 अक्टूबर और 16 नवंबर का है ना वीडियो जाके देखिएगा। हेट स्पीच से संबंधित क्या मौलिक अधिकार है, राजनेताओं को किस प्रकार से आपको सुरक्षा दिया गया, इस प्रकार से संसद के पटल पर, अर्थात लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में दिया गया है ना, सांसद और विधायकों को कैसे सुरक्षित किया गया है हेट स्पीच के संदर्भ में। हेट स्पीच क्या होता है? इस प्रकार से अपमानजनक जो शब्द होते हैं, जो किसी भी सभ्य व्यवस्थाओं में नहीं बोले जाने चाहिए। आप किसी भी पद पर रहे, आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, आपसे आपके लाखों फॉलोअर है ना, अगर आप इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो आपके जो फॉलोअर है, आपके जो अनुसरण करता है, वो भी इसी प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो हम किस दिशा में समाज को ले जाएंगे, इसके लिए हेट स्पीच कॉन्सेप्ट है ना। उसके लिए संदर्भ में मैंने आपको सभी चर्चा किया। 22 अक्टूबर 16 नवंबर का वीडियो को जाके देखिएगा, और जो न्यू स्टूडेंट है वो जाके देख लेना, ओल्ड स्टूडेंट को अपने नोट्स को अपडेट कर लेना है। और जो लोग नोट नहीं बनाएंगे वीडियो देखने के बाद, तो वो जाके अपना समस्या का निराकरण कैसे करेंगे सोचिएगा। जो लगातार बोली जाती है बातें उसको फॉलो कीजिए, तो समस्या कहीं बेहतर होगा। अब देखिए, यह UPSC के GS पेपर 2 में आएगा।
मौलिक अधिकार से संबंधित मुद्दे, या तो मौलिक के अधिकार का हनन बनाम राज्य व्यवस्था जो व्यवस्थापिका होता है उसके संदर्भ में। अब ये तीनों आ जाएगा, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तीनों इसमें शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है क्या, अब ये बातें क्यों उभर कर आई, देखिए यह मामला है प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक जो टिप्पणी की थी पवन खेड़ा, उन पर असम के हाफलोंग पुलिस स्टेशन मामला दर्ज किया गया। और जब ये किए थे, मैंने उस दिन भी बताया था कि पवन खेड़ा ने ये गलत किया है, मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि ये नहीं इस तरीके से, देखिए पद और पद के निजी जीवन पर टिप्पणी करना, देखिए क्या होता है, आप इनके शासन प्रशासन पर टिप्पणी कर सकते हैं कि नीतियां गलत है, नीतियां गलत है, नीतियों को इस संदर्भ में चीज़ें बदली जा सकती है, नीतियों का यह दूरगामी परिणाम होगा जो नकारात्मक होगा, तो आप इसकी टीका टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र है। पर किसी व्यक्ति विशेष पर, हमारे देश में क्या है पता है, अब मैं साफ शब्दों में बोलता हूँ, मैं टू द पॉइंट बातें करना जानता हूँ कि अपनी दही है ना किसी को खट्टी नहीं लगती है, खट्टी नहीं लगती है। और आने वाले दौर में जो 14 के बाद जो स्थितियां है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, 14 के बाद की जो स्थितियां हैं, जो बुर्जुआ बुर्जुआ जो राजनेता अर्थात जो उच्च कुलीन उच्च वर्ग के लोग जो थे, जो धन संपदा से थे, जो हमेशा राजनीतिक गलियारों में हमेशा चर्चा में रहते थे, उन पार्टी के लोगों को यह कभी भाया ही नहीं कि जनता द्वारा चुना गया वो प्रतिनिधि जो स्वयं को क्या बोलता है, चाय बेचने वाला। अब चाय बेचने वाला नहीं है व्यक्ति, प्रधानमंत्री क्या करके गया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये शब्द इंपॉर्टेंट है कि ये चुभता है उन लोगों को। इसलिए देखे होंगे 14 के बाद से लगातार इस प्रकार की प्रवृत्ति, निजी टिप्पणी की गई है, निजी प्रधानमंत्री, इससे पहले प्रधानमंत्री पर निजी टिप्पणियां इतना नहीं हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि उससे पहले 14 से पहले भी बहुत से ऐसे प्रधानमंत्री जो गैर कांग्रेसी रहे हैं, वो भी उन संदर्भ में, अटल बिहारी वाजपेयी को ले लीजिए आप, या उससे पहले और भी लोग थे, इस तरह का टर्मिनोलॉजी यूज नहीं किया गया था। कहने का मतलब चाय वाला, मैं चौकीदार हूं, इस प्रकार का टर्मिनोलॉजी यूज नहीं किया, जिसके बाद है ना इन सत्ताधारियों के जो लोग हैं, जो हमेशा राजनीतिक गलियारे में उच्च वर्ग को संदर्भित करते या उच्च वर्ग में माने जाते हैं, तो उनको है ना ये चुभता है। तो ये कॉन्सेप्ट में पहले भी बताया था, आप लोग को याद होगा। तो समस्या यहीं से प्रारंभ हो जाता है, कैसे कोई प्रधानमंत्री अपने आप को उन लोगों का सपोर्ट ले पा रहा है जो धरातल पर है, और ऐसा नहीं इनको पता नहीं है कि धरातल पर क्या समस्या है, उसका निराकरण कैसे किया गया। मैं आपको कितने ऐसे आपको योजनाओं का नाम बताया था पहले, महिला का हो, बच्चों का हो, बुजुर्गों का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, सभी में आपको सरकार ग्राउंड लेवल के लोगों से जुड़ रही है। वो किसी भी धर्म विशेष से बात आप कर लीजिए, वो आप हिंदू से कर लीजिए, मुस्लिम से कर लीजिए, सिख से कर लीजिए, ईसाई से, जैन से, सभी से, जो भी प्रचलित धर्म पंथ हमारे यहाँ है, सभी की बात कर रहा हूँ मैं। अब मुस्लिम क्षेत्रों में भी मुस्लिम सपोर्टर भाजपा समर्थित हो गए हैं, तो समस्या यही उत्पन्न हो, इनको किरकिरी लगता है, तो इस प्रकार से हेट स्पीच निकल कर सामने आता है, और कोई बात नहीं। अब देखिए, अब कोई व्यक्ति इतना बड़ा पढ़ा लिखा है, वकील है, उसको इस शब्द का प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिए गलती में भी जाने अनजाने में हो रहा है, तो क्या आपके पास इतना सिक्स सेंस नहीं, या शब्द सीमा का चयन डिक्शनरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं आगे उसका अर्थ क्या निकलेगा? अगर नहीं बोल रहे तो इसका मतलब आप लोग जानबूझ के सब चीजें कर रहे हैं। और न्यायालय ने ये बोला है क्या कि आप है ना थोड़ा सा क्या कहते हैं, संयम बरतिए भाषणों में। सभी नेताओं पर भाषण में संयम बरतने की नसीहत दी। अब कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मल्लिका खड़गे जी कह रहे हैं कि गिरफ्तारी एक तानाशाही करार है, तो इसका मतलब, कहने का मतलब यही है कि आप कुछ भी कह दीजिए और उसके बाद अपना जो कानून है वो कानून कार्य नहीं करेगा। अब व्यक्ति विशेष किसी ने टिप्पणी की तो पकड़ेगा ही ना। अब यही विपरीत ले लीजिए, अब कांग्रेस की सरकार रहेगी या किसी और की सरकार, अगर आप पर टीका टिप्पणी करेंगे तो आप भी तो यही प्रक्रिया अपनाइएगा, तो उस समय तानाशाही नहीं होगा। प्रक्रियाएं वही है, समाधान ढूंढने का तरीका अलग अलग हो सकता है, मानता हूं मैं ये चीज,
पर यहाँ ध्यान यह रखना है कि आपको समस्या का निराकरण किस संदर्भ में करना, कॉन्सेप्ट क्या डेवलप हो रहा है। और यह लगातार देखने को मिल रहा है, आप नेता हो या कांग्रेस के नेता हो या आपको केंद्र के स्तर बात हो रही है, राज्यों के स्तर पर राज्य के विरोध में, ऐसा नहीं कि भाजपा के नेता लोग टीका टिप्पणी नहीं करते, वो भी करते हैं। पर समस्या यही है कि छद्म राष्ट्रवाद को डेवलप किया गया है, जिसमें उनको लगता है किसी विशेष को, खास विशेष को यह लगता है कोई भी इसमें आ सकता है, वही सर्वोपरि है। सर्वोपरि का कॉन्सेप्ट आ गया है कि जो मैं बोल रहा हूँ आप ऐसे लगातार राजनेताओं के भाषणों में देखते होंगे। तो आपको क्या करना है, आप एक एस्पिरेंट है तो आपको केवल क्या करना है, जाके इस न्यूज को जाके देखना है। 22 अक्टूबर और 16 नवंबर में आपको कैसे संयमित रहना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, कुछ भावनाओं में मत बहिएगा। और देखिए फिर हुआ एमसीडी का जो टूटी मर्यादा, आप और भाजपा पार्षद दोनों मारपीट पर उतर आए। आपको जो दिल्ली नगर निगम का जो सदन चल रहा था उसमें महापौर और उप महापौर चुनाव के बाद अस्थायी समिति कब्जे को लेकर ये सब बातें हो गई। ऐसा नहीं है कि यह केवल यहीं होता है, यह संसदों में भी देखने को मिलता है, विभिन्न देशों के संसदों में देखने को मिलता है। यहाँ से आपको है ना कुछ चीजें समझने की जरूरत है। यहाँ से इंटरव्यू में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस प्रकार की घटनाओं को आप किस संदर्भ में देखते हैं। तो आपके पास ऐसी घटनाओं को एक न्यूट्रल वे में सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए, ताकि आपसे कभी प्रश्न पूछे। मान लीजिए संसद में भी कभी कभी देखते हैं ना, संसद का जो अध्यक्ष होता है या राज्यसभा में जो अध्यक्ष होता है उसके चैम्बर तो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, आसन तक पहुँच जाते हैं, लोग पेपर उछाल देते हैं, कभी लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, गाली गलौज पर उतर जाते हैं। तो ये सब घटनाएं आपको देखने, विधानसभा में लगातार देखने को मारा पीटी हो जाता है, होता है ना। तो इस प्रकार, या विदेश में बहुत जगह आप देखे होंगे, जो भी नहीं करना हाथ पैर सब चलने लगता है। तो यहाँ पर देखिए समस्या ये है ना, जब तक हम नियमों को बेहतर तरीके से प्रबंधन नहीं करेंगे ना, तो समस्या ऐसे ही उठेगा। हेट स्पीच के दायरे को जब तक हम लोग नहीं बढ़ाएंगे तब तक यह समाधान इसका नहीं होगा। देखिए हेट स्पीच का जो कॉन्सेप्ट आया था ना, तो उस समय राजनीतिक गलियारे में जो लोग रहते थे, जैसे आज़ादी के बाद 1960 के दशक तक, ध्यान रखिएगा 60 के दशक के बाद तक जितने भी राजनेता रहे, वो केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, उनमें गंभीरता जैसे शब्द है ना, गंभीरता जैसे शब्द बेहतर रूप से जानते थे। मौलिक कर्तव्य क्या है सदन के प्रति, व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति, सभी चीजें उनको पता था। पर वर्तमान संदर्भ में 1960 के बाद लगातार इन शब्दों में ह्रास देखने को मिल रहा है। उसके बाद साथ ही साथ इन शब्दों को समझने के लिए आपको हेट स्पीच और जो अधिकार है, विशेषाधिकार है, उसके प्रयोग में हम लोग जब तक नज़ीर पेश करने वाले कॉन्सेप्ट को नहीं शामिल करेंगे तो ऐसी घटनाएं आपको लगातार देखने को मिलेगी। तो नज़ीर पेश करने वाले घटना क्या हो सकता है, बर्खास्ती कर सकते हैं आप। मान लीजिए कोई लोकसभा में कोई ऐसा सदस्य है, सदन है, तो अध्यक्ष क्या कर सकता है, उसकी सदस्यता रद्द कर सकता है और कुछ वर्षों तक उस चुनाव लगाने की रोक लगा। ऐसे ही एमसीडी अगर इस प्रकार के चुनावों में भी इस प्रकार के बैठकों में होता है तो उसके लिए ये प्रक्रिया अपने, मैं अब सीधा कट टू कट बात करता हूँ। अगर कोई समस्या है उसको मूल से समाप्त करिएगा नहीं तो समस्याएं, मान लीजिए आज ए आया है, समस्या का नाम ए रखिए, तो अगले बार कुछ सुधार करके ए प्लस में आएगा, अगले बार कुछ कीजिए ए प्लस प्लस, ऐसे ही आएगा। पर यह ये जो समस्या है वो कभी समाप्त नहीं होगी। तो इस ए जैसी समस्या को समाप्त करने के लिए आपको जड़ से काम करना होगा, नज़ीर पेश करना होगा। तो ये ध्यान में रखना है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तब तक चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक पीटी फैक्ट याद रखिएगा कि हो सकता है भारतीय मूल के अजय बंगा होंगे विश्व बैंक के नए अध्यक्ष। जो बाइडेन के द्वारा जो है, भारतीय मूल के दिग्गज अमेरिकी कारोबारी है अजय बंगा, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है उनके द्वारा यह क्या किया गया, इनकी सहमति दी गई, नामित किया गया है। अब सभी सही रहा तो एक भारतवंशी एक अच्छे पद पर बैठेगा। जो विश्व बैंक से आप लोग जानते ही हैं, लेकिन पर लगातार न्यूज कवर किया गया, तो क्वेश्चन फटाफट आप लोग बताइए। विश्व बैंक संस्था की स्थापना कब हुई है, किस संधि द्वारा हुई है, वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं और इसका रीजनल
रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ है, इस पर मैं पहले भी चर्चा किया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ें आपको याद होंगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, चीन के साथ व्यापार असंतुलन भारतीय उद्योग की जिम्मेवारी है, जयशंकर के द्वारा। आपको याद है चीन का प्रतिद्वंदी जब भी मैं बात कर रहा था उसमें क्या एक बात बोलता था, जब तक भारत मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट नहीं लाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में अच्छे बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक हम है ना चीन पर जो व्यापार का असंतुलन या चीन की जो नीतियां हैं उस पर हम हावी नहीं हो पाएंगे। तो देखिए जयशंकर जी के द्वारा ये बातें बोल दी गई हैं, जो बातें मैं पहले लगातार 2-3 वीडियो में आप लोग को बोला था, उस दिन लगता है कि नहीं सर आप अटपटा बात बोल रहे हैं। अब देखिए विदेश मंत्री आपके बोल दिए, और ये पूर्व आईएएस भी है और टॉपर भी रहे अपने बैच के, तो ध्यान रखिएगा इनकी बातें भी कुछ अहम रखती है। और यूरोप में जाकर यूरोप मीडिया को जब ये लताड़ सकते हैं तो ये तो भारत की बात है ना, भारत में आके बातें बोल रहे हैं। तो देखिए विनिर्माण की उपेक्षा से भारत में रणनीतिक भविष्य को नुकसान होगा। तो कहने का अर्थ यही है, चीन के संदर्भ में बोल रहे हैं। तो मैंने आपको उसी दिन बोला था मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, विनिर्माण होता है। तो विनिर्माण को हम लोग जब तक बढ़ावा नहीं देंगे, उसमें व्यक्ति विशेष, समाज विशेष और कंपनी विशेष, सरकार विशेष जब काम नहीं करेगी, तब तक ये चीज़ें हम लोग डाइल्यूट नहीं कर पाएंगे समस्या को। आप कितना भी कर लीजिए, अभी बातें कितनी भी हो जाए, कितनी भी समस्याओं के निराकरण के लिए हम समाधान ढूंढने का प्रयास करें, चीन का समाधान एक ही है और एकमात्र है। चीन हमसे डायरेक्ट कभी युद्ध नहीं करेगा, जो 62 का हुआ वो अलग मैटर था, पर वर्तमान में आने वाले 10 से 15 साल 20 साल तक चीन हमसे डायरेक्ट युद्ध इसलिए नहीं कर पाएगा। मैंने आप लोगों को अबोर सिस्टम पढ़ा है ना, याद होगा, अंडमान निकोबार, यहाँ से मलक्का मलक्का जल संधि है, दक्षिणी चीन सागर, यहाँ से इसका व्यापार होता है भारतीय उपमहाद्वीप में, यहाँ पर इसका भारत का बेड़ा है और यह सीपेक बना रहा है। जब तक सीपेक पूर्णतः चालू नहीं हो जाएगा, इस पर इसका आधिपत्य चीन का नहीं हो जाएगा, यह इसे परमानेंट नहीं बना लेता है अपने आगम निगम का, अर्थात आयात निर्यात का एक साधन नहीं बनाता, तब तक यह भारत के साथ डायरेक्ट टू डायरेक्ट युद्ध नहीं करेगा। यह क्योंकि इसका मलक्का जल संधि से जाने वाला व्यापार हमेशा खतरे पर रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। इसी संदर्भ में जब तक इसको समय मिला हुआ है चीन को, इसके लिए मजबूत होने के लिए भारत मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में डेवलप कर सकता है। और देखिए इसलिए भारत में देखते इतना करने के बावजूद भी समाज का जो सामान का प्रोडक्शन ये भेजता रहता है। हम लोग ऐप बंद किए, बहुत सी चीज़ें इसके लिए किए, फिर भी यह नाराज नहीं होता है। इसके पीछे की मंशा को समझिएगा, यह वेट कर रहा है। आप देखते हैं लोमड़ी को देखे हैं, लोमड़ी को देखें शिकार करते हुए, पहले शिकार को चारों तरफ से घेरता है, ठीक है ना, उसके बाद जब इसको लगता है कि सभी ग्रुप के जो लोमड़ी का जो समूह होता है उसके सभी मेंबर को लगता है कि हथियार जो शिकार है मेरे कब्जे में है, तो ही जाके सारे लोग चारों तरफ से हमला करेंगे और ये शिकार का मौत होता ही होता है, ध्यान रखिएगा। इसी संदर्भ में चीन हमेशा काम करता है, तो वह भी वेट एंड वॉच कर रहा है चीज़ें। अब भारत जब तक मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप नहीं करेगा, उसके रीढ़ को नहीं तोड़ेगा, तब तक समस्याएं का समाधान नहीं। हम हथियार से इसका सामना कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हथियार सामना नहीं कर सकते, वो अस्थायी रूप से होगा। जैसे आप देखते हैं ना, रूस है, यूक्रेन के मामले में क्या हुआ, रूस का माना जाता था 2 से 4 दिन में रूस इसका धूल चटा देगा यूक्रेन को, पर क्या ऐसा हुआ? लगातार कितने दिनों से युद्ध चल रहा है ना। तो उसके लिए सपोर्ट में ऐसे ही जब भारत और चीन के बीच कभी युद्ध होगा तो एक तरफ विश्व भारत की तरफ आएगा, कुछ देश चीन की तरफ आएगा, तो यह युद्ध लगातार चलता रहेगा। पर इसका रीढ़ क्या है? इसका रीढ़ मैन्युफैक्चरिंग है। मैं लगातार बोल रहा हूँ, अगर चीन को परास्त करना है, विश्व के सभी देश के नेताओं को यह समझना चाहिए, इसके ऑर्डिनेंस को डेवलप कीजिए। किसका बाजार क्या है, उसके बाजार में सेंध मारिए, इसके सारे अकल ठिकाने आ जाएंगे, कहने का अर्थ है। और यही चीज़ आपको भारत के विदेश मंत्री इनके द्वारा किया जा रहा है, इन चीज़ को समझने की जरूरत। सारी बातें यहाँ लिखी हुई जो पहले भी बताई गई है, आंकड़े दिए गए, आंकड़े को याद रखना है, ठीक है ना, आंकड़े को थोड़ा सा कवर कर लेना है, हालांकि पहले भी चर्चा की गई है, थोड़ा सा ध्यान रख के इसको देख लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। चलिए, अब देश में लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित नहीं है। अब उस पार्टी विशेष के द्वारा बोला जा रहा है जिसने आपातकाल का दौर शुरू किया था, 1962 के संदर्भ के लिए पूरा
मैदान तैयार किए थे और कश्मीर मुद्दे पर अपनी तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई थी। उस पार्टी विशेष के अध्यक्ष के द्वारा पुनः यह बातें बोली गई। अरे ये देखिए, इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं किसी खास पार्टी का समर्थक हूं या विरोधी हूं, ऐसा नहीं है, यह मान कॉन्सेप्ट है ना। उसके बाद भारत रत्न जैसे पुरस्कार को 2 प्रधानमंत्री ने अपने पद पर बने रहते हुए भी प्राप्त किया है। उन्हें संविधान का दुहाई दे रहे हैं। अब कौन है आप स्वयं देखिएगा, सोचिएगा। उस व्यक्ति पार्टी विशेष के द्वारा बोला जा रहा है जिसमें सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री, है ना, कि मौत कैसे हुई, दोनों कैसे हमारे कौन से स्तर के नेता थे, उसके बारे में जानने तक का ना जुर्रत नहीं किया कि ये समस्या कहाँ हुई। एक तो विदेश, आपको एक डेलीगेशन के तौर पर गए हुए थे, भारत का प्रतिनिधि करे तो वहाँ उनकी हत्या हो जाती है, किसी कारणवश हत्या होती है, उसका अलग मैटर है। पर ध्यान रखिए, आज तक इस पर रिपोर्ट नहीं आया। उस पार्टी के नेता के द्वारा ये बोला जाए देश में लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित नहीं है। मैं आपको बोला ना, उसी समय हमारे देश में एक अलग प्रकार का नशा चल रहा है लोगों में कि अपना ऐतिहासिक गलतियां उनको याद नहीं है, पर वर्तमान की ऐतिहासिक गलतियों को क्या कर रहे हैं, उनको नजर आ रहा है। अगर आप इस प्रकार से चीजें करेंगे, आने वाले समय में आप पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। अब सबसे पहले ध्यान यह रखना आपको, ये शब्द टर्मिनोलॉजी आपके लिए यूज होगा, लोकतंत्र और संविधान। लोकतंत्र क्यों नहीं सुरक्षित है, इसके लिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। संविधान क्यों सुरक्षित नहीं, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह इंटरव्यू का भी प्रश्न बनेगा, मेंस में भी प्रश्न बन सकता है, टैग करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इन सब चीजों को ध्यान रखना है। तो चलिए, एक क्वेश्चन आंसर आप लोग लिख के भेजिएगा। इस पर मैंने लगातार भी पहले न्यूज एनालिसिस किया है आप लोगों को। तो यहाँ ध्यान यह रखना है, आपसे यह प्रश्न क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपके भी आइडियोलॉजी को थोड़ा समझा जाए, और जो लोग सुन रहे हैं उसके सभी के लिए अनिवार्य है यह। कोई भी स्टूडेंट अगर इसके सुन रहा है उसके लिए अनिवार्य आंसर देना है। आप ऐप के कम्युनिकेशन ग्रुप पर भेज सकते हैं, ठीक ना। चलिए, क्या करना है कि लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है, क्या आपको ऐसा लगता है? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों, इसका उत्तर देना है। और संविधान सुरक्षित लगता है आपको? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों, इसके उत्तर को आप लिख कर भेजिएगा। ज्यादा नहीं, 150 शब्दों में लिखना है, ठीक ना। और यही आज मेंस का आंसर राइटिंग जो आप लोगों का है, इसी मेंस का आंसर राइटिंग भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना, इसी टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आप दोनों जगह चेक कर लिया जाए। यूपीएससी में आंसर राइटिंग कर रहे हैं प्लस बीपीएससी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, यूपी पीसीएस वाले आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना डेली, आज का क्वेश्चन उनके लिए यही है। चलिए, अलग से क्यों दूंगा आप लोगों को ग्रुप में, चलिए यही क्वेश्चन आप लोग के लिए भी वहीं पर आप लोग लिख के भेज दीजिएगा। बाकी लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेशन ग्रुप में शेयर करेंगे। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि बहुमत नहीं साबित करने को कह सकते हैं राज्यपाल। यह बातें की गई है। आपको जो गुट चल रहा है विवाद महाराष्ट्र में, आपको याद है सुप्रीम कोर्ट में बातें चल रही है, तो बहुमत नहीं है तो साबित करने को कह सकते हैं राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बातें की गई है। और जो गुटवाद चल रहा है वहां पर शक्तियों को लेकर, सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा है महाराष्ट्र में, उद्धव गुट और सिंधे गुट में, तो वहां पर दलील जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वहां बातें आई है, जिस पर मैंने पहले भी आप लोगों को चर्चा किया। राज्यपाल शक्ति क्या है, और आज राज्यपाल का क्लास होगा यूपीएससी सीएससी बैच में रात के 9 PM में। तो सभी लोग आइएगा, देखिएगा, वहां पर सभी चीज़ों पर विशेष रूप से चर्चा होगी हमारी, और कैसे क्या होना है इस पर बातें की जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए, इसको ध्यान में रखते हुए क्या करना है, आपको ध्यान यह रखना है कि संविधान के द्वारा, अर्थात सर्वोच्च संविधान के द्वारा क्या बातें की गई है, सर्वोच्च न्यायालय किस दायरे में रहकर प्रश्न किया, ये सब चीजें आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो साफ शब्दों में यह जानिए कि राज्यपाल को ऐसी शक्ति प्राप्त है, अगर उसे किसी प्रकार से आभास होता है स्वयं में या किसी प्रतिनिधि द्वारा, या मंत्री परिषद भी हो सकता है, या विपक्ष के द्वारा भी हो सकता है ना, तीनों ही स्तर में वह क्या कर सकता है, बहुमत सिद्ध करने के लिए वर्तमान सरकार को क्या कर सकता है,
प्रश्नगत कर सकता है, उससे मांग सकता है। यह संवैधानिक रूप से व्याख्यित है, इसी में बातें की गई है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। प्रधान न्यायाधीश जो DY चंद्रचूड़ है, अध्यक्षता वाले 5 सदस्यीय जो संविधान पीठ बैठे, उनके द्वारा दोनों गुटों में से आपको वकील जो है अभी जो उद्धव ठाकरे गुट के वकील जो कपिल सिब्बल, उनसे कुछ प्रश्न किया है। अब कपिल सिब्बल ने कहा, उनके द्वारा कहा गया, दलील किया गया, इसे आप लोग पहले देखिए, उसके बाद बातें करेंगे, कि महाराष्ट्र में राज्यपाल का उद्धव ठाकरे से सदन में बहुमत साबित करने कहना गलत है। राज्यपाल ने ऐसा करके बागी गुट को मान्यता दी जो उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2 प्रश्न यहाँ से जवाब पूछा गया था, कि एक तो जो साबित करने के लिए बातें की गई है तो वो गलत है, और दूसरा अगर बागी कोई गुट हो जाता है, मान लीजिए ये महाराष्ट्र का मामला, किसी भी राज्य का मान लीजिए, कहीं भी 2 पार्टी किसी एक सरकार में ऐसे जो विधायक अलग हो जाते हैं, जो एक अलग पार्टी गठन करने की बात करते हैं बहुमत के साथ, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह किया जा सकता है इसके संदर्भ में। तो इन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में कुछ बातें अंकगणित संदर्भ में पूछा गया है, राज्यपाल क्या करते हैं। तो सिब्बल जी के द्वारा जो भी प्रश्न किया गया, न्यायालय ने उसको बहुत बेहतर तरीके से उसका जवाब हाजिरी करवाए, उनसे पूछा गया, एकदम तोड़ तोड़ के बातें की गई है, जो बच्चा भी समझ सकता है कि समस्या का जड़ कहाँ है। कि उनके द्वारा बोला गया कि लोगों में विपक्ष, मान लो कि उन लोगों में, देखिए यहाँ बात की गई है क्या, ऊपर पहले 80 विधायकों में से 40 सदन उनके पास है, तो इसके लिए क्या कर, राज्यपाल क्या करेगा, बहुमत मांगेगा ना, कि हाँ है या नहीं है। तो राज्यपाल को कौन कहेगा कि बहुमत खो गया है, तो 3 ही व्यक्ति कह सकता है, 3 ही समूह कह सकता है ना। एक सदन के जो लोग हैं, जो मंत्री परिषद होता है, वो बोलेगा कि मैं बहुमत खो गया हूँ, तो सरकार मेरी बर्खास्ती की जाए, नए सरकार का गठन किया जाए। एक ये व्यक्ति बोलेगा बहुमत की स्थिति के लिए। दूसरा विपक्ष बोलेगा, यही बोलेगा ना, विपक्ष बोलेगा कि आपको बहुमत नहीं है, तो आप कहे बहुमत सिद्ध करवाइए सदन में। अब तीसरा यह बोल सकता है, स्वयं से आभास हो जाए, स्वयं से आभास हो जाए इनको, तो ये भी राज्यपाल कर सकते हैं बहुमत सिद्ध करने। तीनों ही दशा में आपको क्या कर सकते हैं, कि राज्यपाल इसे नोटिस जारी कर सकता है कि। अब देखिए यहाँ पर जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, उनके द्वारा कुछ बातें की गई, उसको समझिएगा। मान लो कि लोगों में विपक्षी लोग ही होंगे जो जाकर कहेंगे सरकार 40 लोगों का बहुमत खो दिया है, बताइए ऐसे में राज्यपाल को क्या करना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर तो राज्यपाल यही करेंगे कि हमें विपक्ष से पता चले कि आपने 80 में से 40 सदस्यों की बहुमत खो दिया जो पहले आपके समर्थन में थे। या दूसरी स्थिति यह हो सकता है कि राज्यपाल यह कह सकते हैं कि 80 में से 45 को का बहुमत खो दिया है, क्योंकि 20 को आपने योग्यता नोटिस दे दिया है। योग्यता नोटिस है ना, जारी हुआ था अयोग्यता के लिए संदर्भ में, इसलिए आपका बहुमत जो 45 से घटकर 25 रह गया। तो कृपया हमें साबित करके दिखाइए कि अभी भी आपके पास 40 लोगों का बहुमत है। तो ये दोनों स्थिति में आपको राज्यपाल ये सब चीजें बात कर सकता है। तो प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या करेगा, उसे क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए। सिब्बल ने जवाब में दिया, सदन के अंकगणित के हिसाब से राज्यपाल प्रथम दृष्टया इसी संदर्भ में पहुंचेंगे कि सदन का नेता ने अपना बहुमत खो दिया। अब देखिए इनके बारे में समझिएगा, यह वाद लेके गए हैं, पर इनके पास भी यही जवाब है जो न्यायालय में पूछा जा रहा है और जो संवैधानिक रूप से बातें की गई है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो है ना, यहाँ तक पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट का, इनको पता नहीं है, इतने बड़े वकील हैं। तो स्वयं बोल रहे हैं राज्यपाल प्रथम दृष्टया इसमें नजर ले सकता है, निर्णय ले सकता है, निर्णय लेने की वो सारी प्रक्रियाओं को अपना सकता है जिससे सरकार का बहुमत सिद्ध हो। तो यहाँ पर समझिएगा कि किसी भी स्थिति में राज्यपाल निर्णय ले सकता है कि बहुमत सदन में है या नहीं है ना, विधानसभा में बहुमत है या नहीं है। उसके लिए 3 लोग उसके लिए प्रतिवादी वो बना सकता है। कहने का मतलब कि मंत्री परिषद स्वयं आपको लिखित रूप से अनुरोध करे कि बहुमत नहीं है, सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए और अगली सरकार गठन की प्रक्रिया अपनाई जाए। दूसरा कि विपक्ष आकर बोले कि पक्ष का जो पार्टी है, पक्ष का जो सदन में जो मंत्री परिषद है वो अपना बहुमत खो दिया है, उसको सिद्ध करने के लिए बातें गए और उसके लिए साक्ष्य राज्यपाल को दे। तीसरे में स्वयं ले निर्णय कि राज्यपाल को यह महसूस हो जाए कि सदन में बहुमत नहीं रहा है, तो
क्या करेगा, पक्ष से है ना, क्या करेगा, बहुमत सिद्ध करने के लिए बातें कर सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखने की योग्य बातें हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट है संवैधानिक रूप से आपको जानने चाहिए, समझनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए केस स्टडी है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। केस स्टडी के तौर पर पिता की बाइक जमा कराने के बाद छात्र को मिला परीक्षा का प्रवेश पत्र। बुलंदशहर है, अर्थात बुलंदशहर का यूपी का यह मामला होगा। सीबीएसई से संबद्ध स्कूल 15,000 रुपये की फीस बकाया होने प्रवेश पत्र से इनकार कर दिया था। तो देखिए केस स्टडी के तौर पर आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि जो शिक्षण संस्थान है वो उसकी शक्तियां किस संदर्भ में आपको दी गई है, शक्तियों का प्रयोग वो किस संदर्भ में कर सकता है। इस संदर्भ में कर सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष छात्र का परीक्षा चलने वाला है, उसके लिए क्या अपनाएगा, उसको तभी एडमिट कार्ड दिया जाएगा जब उसका पूर्ण बकाया जब तक नहीं दिया जाएगा। क्या इसके पास कोई ऐसी व्यवस्थिति है। स्कूल में 1 साल का फी कितना था, 49,000, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ समझने की बात है कि स्कूल का 1 साल का फी 49,900 50,000 के आसपास है, 49,900, जिसमें से 15,400 बकाया प्रवेश पत्र देने से इनकार कर दिया। तो इंटरमीडिएट परीक्षा शुक्रवार से यानी आज से ही शुरू है। प्रवेश पत्र लेने के लिए तो उसने बच्चे ने क्या किया कि गाड़ी जमा किया अपना। तो यहाँ पर सवालिया निशान है। इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए जब भी ऐसी, देखिए दोनों अपने जगह सही है, स्कूल प्रशासन भी अपने जगह सही है और छात्र जो फीस बकाया नहीं किया उसने अपना प्रवेश पत्र पाने के लिए ये भी जो अपनाया वो भी तकनीक सही है। पर यहाँ पर देखिए समस्याएं कहाँ हैं, समस्याएं कहाँ है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो जो सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड उसके पास कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए कुछ पद्धति है। दूसरा, या ऐसी स्थिति कभी उठ जाती है किसी व्यक्ति विशेष के पास, मान लीजिए बाइक था नहीं दे पाया, बाइक था तो अपना देकर एडमिट कार्ड ले लिया, पर क्या यह प्रक्रिया उचित है, इसकी जांच करने के लिए सीबीएसई बोर्ड के पास कुछ मानक व्यवस्थाएं हैं। क्या यह युक्त रूप से लोक कल्याणकारी राज्य का परिचय देता है, क्योंकि राज्य का एसेट सभी है, ध्यान रखिएगा, राज्य के संदर्भ में सभी लोग आ जाते हैं, वो निजी और सार्वजनिक संस्थाएं सभी आ जाते हैं। तो क्या हम लोक कल्याणकारी राज्य की गठन जो भी प्रक्रिया है उसको बढ़ाने के लिए यह जो उदाहरण आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान कर रहा है। इसके लिए आपको केस स्टडी में प्रश्न किया जा सकता है। तीसरा, आपको ध्यान रखिएगा कि जो फीस पत्र है, प्रवेश पत्र है, रिसाइकिल बाइक जमा करने की पावती छात्र के पिता को दी गई है, रिसीविंग पॉइंट दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो बातें की गई हैं, जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसके एवज में कोई सीबीएसई बोर्ड या स्कूल प्रशासन के द्वारा गारंटी किस रूप से ली जा रही है, गारंटी किस रूप से ली जा रही है। तो यह रिकवरी एजेंट के तौर पर देख रही है खुद को क्या, ये भी इस पर सीबीएसई को सोचना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई महिला आएगी, महिला का कोई गहना रख लीजिएगा, ये क्या आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। मान लीजिए कोई महिला लेने आती है, यहाँ पर महिला गहना पहन के चलती है, सोना चांदी का गहना पहनती है ना, कोई भी आम लड़की भी हो तो कान में पहन के चलती, जो 8-9 हजार के आसपास का, 10,000 के आसपास तो होता ही है ना। तो क्या रिकवरी एजेंट के तौर पर स्कूल प्रशासन काम करना शुरू कर देगा। तो इसके लिए सवाल या निशान आपसे पूछा जा सकता है केस स्टडी के तौर पर। तो थोड़ा ध्यान रखना है, इसको है थोड़ा सा अच्छे तरीके से करना। अब देखिए पेपर लीक मामले में गुजरात में 7 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया। लगातार यह इस तरह के मामले आपको सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, यह बेहतर कदम है और यह नजीर पेश करने वाला है। ध्यान रखिएगा इस प्रकार के जो मामले आते हैं। अभी हाल ही में एक राज्य के द्वारा और भी किया गया था, तो कमेंट सेक्शन में बताना वो कौन सा राज्य था जो पेपर लीक मामले में सजा का प्रावधान किया है। और इस प्रकार जब तक नजीर पेश करने वाला मामला नहीं आएगा, जब तक संबद्ध व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, उसे न्यायिक व्यवस्था में कड़े प्रावधान नहीं दिए जाएंगे, सजा नहीं दी जाएगी, तब तक ये पेपर लीक कांड देश में अन्य राज्यों में अन्य रूपों में आता रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए बिहार के सहकारिता मंत्री ने सेना पर दिया शर्मनाक बयान, पार्टी ने भी की आलोचना। पर बात यहाँ तक नहीं हो जाती है। मैंने आप लोग क्या बोला, हेट स्पीच का मामला है। हेट स्पीच को पूर्णतः परिभाषित जब तक नहीं करिएगा, समस्याओं का निराकरण ऐसे ही होगा। अलग अलग रूप में हेट स्पीच देखने को मिलेगा। सोच के देखिए, भाषा शब्द सीमा का चयन इनको नहीं पता है और एक जिम्मेवार पद पर बैठे हुए मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, तो ये सब चीजें समझने की जरूरत है।
नीतियां कितनी भी अच्छी बुरी क्यों नहीं हो सकती, आप नीतियों के संदर्भ में बातें कीजिए, किसी को टारगेटेड चीज के नहीं करिए, टारगेटेड नहीं बनाइए। अब सेना को बोल रहा है कि बाद में हिजड़ों का फौज जमा हो जाएगा। आप कैसे जमा कर बता सकते हैं कि आने वाले समय में हिजड़ों का फौज जमा होगा? क्या आपके पास कोई आधार है? आधार बताइए कि बत बोलिए, बातों कर देने मात्र से ही आप यह चीजें समझ जाइएगा। क्या सेना केवल इस संदर्भ में ही समझी जानी चाहिए कि सेना का 15 साल का ही आपको जो देना है, जॉब देना है? क्यों नहीं 65 साल तक दीजिए, 62 साल तक दीजिए, ये भी सवाल या निशान आपसे किया जा सकता है। पर सेना, सशस्त्र सेना की बात यहाँ हो रही है, उसके बारे में अग्निवीर जब आया था उसमें मैंने आप लोगों को वीडियो कवर किया था, जहां पर मैंने उसके तकनीकी पक्षों की बात की थी, याद है कि अग्निवीर का कॉन्सेप्ट क्या लेकर आ रहा है। अरे ये वर्तमान का बात नहीं है, वर्तमान सरकार इसके लिए जवाबदेही नहीं ले रही है, क्योंकि ये पहले से भी रिपोर्ट इसमें बार बार आ रहे थे। 62 के युद्ध के बाद से इसकी मांग उठी थी कि सेना को नए तरीके से पुनर्गठित करने की जरूरत है। बात की गई थी ना, बहुत 2-3 रिपोर्ट की मैंने चर्चा की थी, याद होगा। जो वीके सिंह थे, जो पूर्व सीडीएस थे, उनके द्वारा भी बातें की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, यह जो बड़बोले नेता होते हैं ना, केवल अपनी क्या है, अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, लाइट मीडिया में आने के लिए सब बयानबाजियां करते हैं, ध्यान रखिएगा। और किसी मुद्दे पर अगर इनसे पूछा जाए सेना कितनी प्रकार के हैं, इनका जवाब नहीं आ पाएगा। सेना में कितने अंग होते हैं, सेना की किस मंत्रालय के साथ कौन सा अंग आता है, वर्तमान में कौन सा सेना चीजें आपको, इसके डायल्यूट चीजों को नहीं। अब देखिए, सेना विभाग के सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी है, उनके द्वारा यह रिपोर्ट दी गई थी, जिस पर सरकार ने अग्निवीर का कॉन्सेप्ट लागू किया। अब सेना ने जिस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है सरकार को, सेना क्या, सेना के लोग बेवकूफ से बैठे हुए। और याद रखिएगा, सेना अपने मामले में कभी भी इस प्रकार का निर्णय नहीं लेता जो उसके लिए भविष्य में आत्मघाती हो। वो हथियार के मामले में हो, सेना नियुक्ति के मामले में हो, या उसके प्रशिक्षण के संदर्भ में हो, कभी भी ऐसे निर्णय नहीं लेते जो आने वाले समय में आत्मघाती होते। एक पैरेलल सिस्टम उनके यहाँ डेवलप रहता है, पर वो सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके उसे रिपोर्ट देती है, सरकार भी उस पर ज्यादा बदलाव नहीं करती है। ऐसे आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिएगा। पर मैं बोला ना, हेट स्पीच के संदर्भ में बातें इतना हो जाता है कि कोई नेता ऐसे बात बोलेगा कि ये चीजें आपको देखने को मिल जाए, हिजड़ों का फौज जमा होगा। अब ये कैसे होगा? ऐसे तो आप लोग भी सवाल जवाब आप लोग को उठाना चाहिए था कि जो अनपढ़ नेता लोग जाते हैं, जो एक आईएएस को, आईपीएस को, सचिव को दिशा निर्देश देता, तो किस आधार पर आप जाते हैं? तो आपसे भी प्रश्न चिन्ह किया जा सकता है। पर यहाँ पर सारे नेता एक तरफ हो जाएंगे, क्योंकि आपके अस्तित्व का प्रश्न चिन्ह आ जाएगा ना। तो सोच के देखिएगा, जो चीजें नहीं है उसको जबरदस्ती लागू मत करने का प्रयास कीजिए। अगर मान लीजिए नीति आपको बुरा लग रहा है, तो उसके लिए सरकार को नोटिस लिखिए, उसके लिए आपको और भी चीजें अपनाई जा सकती है। न्यायालय में जाइए, न्यायालय में लोग गए भी थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बड़े बोलेपन है, हेट स्पीच है, उसकी सीमा नजीर पेश करने वाला जब तक नहीं आएगा, ये सब मामले आएंगे। और हेट स्पीच के मामले में मैंने ऊपर भी चर्चा किया, दोनों को टैग करके आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बातें की गई हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक बात इनके द्वारा कभी काफी हद तक सही कहा गया कि अग्निवीर के विवाहों को लेकर भी मंत्री ने कहा कि कौन पिता अपनी बेटी की शादी जवानों से सेवानिवृत्त हो गए युवक से करना चाहेगा। इसके संदर्भ मैंने उस दिन बातें की थी, क्या किया था कि आप लोगों को बताया था। इस प्रकार का हवाबाजी किया जा रहा है कि ये जो अग्निवीर हो गए, वो जो भी टर्म है पूरा करके अगर बाहर आते वो बेरोजगार हो जाएंगे। उसके लिए देखिए, कुछ बातें उस दिन मैंने किया था, अल्टरनेट रिलूटेड का मैंने बात किया था, जिसमें एक निश्चित समय अंतराल के बाद नियुक्ति होगी, निश्चित समय अंतराल के बाद उसकी, जैसे राज्यसभा में है ना 6 साल के बाद दो तिहाई सदस्य पूर्ण नए आते हैं, उसी तरह यह भी है। तो यहाँ पर बात है, जो बाहर आएंगे उसके लिए वैकल्पिक स्रोत भी बनाया गया है ना। ऐसा नहीं कि वो क्या कहते हैं कि बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास रोजगार रहेगा, उनके पास अन्य साधन भी होंगे। पर हमको अपनी सेना को है ना, जल्द से जल्द है ना, आपको क्या कराना है, नवीन कराना। और सभी थोड़ी बाहर आ जाएंगे, उसके कुछ पार्ट बाहर आएंगे, कुछ जो इस प्रक्रिया से गुजर जाए, जो सबसे सक्षम व्यक्ति होंगे वो सेना में तो बने ही रहेंगे ना। ऐसा नहीं कि जो मान लीजिए 100 लोगों का नियुक्ति किया जा रहा है वो अग्निवीर के तहत, तो 100 लोग
अगले कुछ वर्षों के बाद बाहर हो जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके कुछ पार्ट रह जाएंगे वहाँ, तो अगले साल फिर होगा नियुक्ति, तो उसके कुछ पार्ट तो ऐसे ऐड हो जाएगा, मतलब 20-20% ऐड होता जाएगा ना। 5 साल के बाद जब वो एक टर्मलोज को पूरा करके एक बैच बाहर आएगा, तो उसमें एक हमारे पास सक्षम है ना, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ सेना होगी, जो हमारे यहाँ सेना होगी वो आएगी वहाँ पर। तो ये टर्मोलॉजी तो कोई बता ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि कैसे इसको समझना है, किस संदर्भ में। आपसे कभी प्रश्न पूछे तो दम नकारिएगा इसे, कोई भी व्यक्ति विशेष से कितना भी से। यहाँ पर बताइएगा कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष अगर बाहर आ रहा है जैसे खास टर्म के बाद, तो डायलूट भी तो बेहतर, जो 20% है जो बेहतर सेना यहाँ पर बची रह जाएगी। तो प्रत्येक साल अगर बाहर निकल रहे हैं, मान लीजिए 4 इनका जो टर्म है 5 साल के बाद ये बाहर हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा ये सब चीजें आपको याद रखनी है कि जो न्यू सेना बन रही है उसका 5 साल के बाद एक ऐसी सेना आएगी जहां पर इस प्रकार के सबसे अभ्यर्थी वहां पर होंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान ही है। नहीं तो इस प्रकार के विवाद आपको देखने को मिलता है ना कि एक सेना के व्यक्ति है, दूसरे अपने ही साथियों पर गोली चला दिया गया, अपने ही सेना के लिए कुछ इस प्रकार घटनाएं को अंजाम दे दिया गया। तो क्यों ऐसा होता है? उसके पास मानसिक, जिसके पास क्षमता कमी हो जाती है, पारिवारिक दबाव हो जाता है, तो वैसे लोगों को बाहर किया जा सकता है ना। अब सेना में नियुक्त हो जाने से यह थोड़ी हो जाता है कि नहीं किसी भी अधिकार जमा देगा कि नहीं मैं सेना का व्यक्ति हूं तो मुझे इतना साल का एक टर्म दे दो। अगर उस बीच में कोई ऐसी प्रक्रिया अपना जो हथियार लेके चल रहा है, सोच के देखिएगा व्यवहारिक स्तर पर एक व्यक्ति ऐसा है जो हथियार लेके चल रहा है, 5 साल बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, वो अति भार में कार्य दायित्व में, या तो इस प्रकार के कठोर जो प्रशिक्षण है उसको झेल नहीं पाता है, और एक हथियार को लेकर चल रहा है, अब अपने ही साथियों पर गोली चला दे रहा है, कुछ लोगों की मौत हो जा रही है, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? उसके बाद एक प्रशासनिक बस जांच बैठा दी जाएगी, उसके बाद चीजें, तो क्या जो सेना मरा है उसके पीछे, जो सेना शहीद हुए हैं उसके पीछे की जो पूरा जो सिस्टम डेवलप किया गया था, क्या उस पर सवालिया निशान नहीं खड़ा हो जाएगा? और होता भी है। और यही कर लेता है, काल क्या बोलेंगे कि कैसे आप प्रशिक्षण दिए थे, अति भार हो गया, तो इनका हेड भी इन्हीं का, टेल भी इन्हीं का होना चाहिए, और खड़ा जो सिक्का रह जाए वो भी इन्हीं का होना चाहिए। तो ये नहीं चलता है। इसके लिए सेना जो कमिटी दी थी इसके संदर्भ में उसको ध्यान में रखना है, जब कमिटी ही सही दी थी। अब देखिए एक और भी कश्मीर में आया है, कुपवाड़ा में लिग्नाइट और संगमरमर का खजाना मिला है। तो चलिए यहाँ से 2 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कोयला का अपरूप कौन कौन होता है और उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? संगमरमर संगमरमर किसका अपरूप है, किसका अपरूप है? यह संगमरमर बनने की प्रक्रिया क्या, और किन चट्टानों में प्राप्त किया जाता है? ध्यान रखिएगा, हमको बताइएगा उत्तर। बाकी चीजें ध्यान रखिए। 70 लाख टन आपको भंडार लिग्नाइट और संगमरमर के मिले हैं। एलओसी के पास देखिए कुपवाड़ा है, एलओसी लाइन ये है, कश्मीर जम्मू कश्मीर है, और लद्दाख आपको ऊपर से है, ठीक है ना। तो कुपवाड़ा ध्यान रखिएगा, एलएसी से सटा भाग है। इसे आपको ज्योग्राफी के पार्ट में कवर कर लेना, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इनको ध्यान में रखना है। चलिए 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा, थोड़ा सा देख लूँ, क्लास स्टार्ट हुआ है। उसके बाद याद रखना है, चलिए देखिए दैनिक जागरण धनबाद की तस्वीर को जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है 106 राष्ट्रीय पुरस्कार के तौर पर गिना, जहां पर जल ही जीवन के लिए एक तस्वीर खींची गई थी, इजहार आलम के द्वारा उनको दिया गया है इस चित्र के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ये पीटी फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है। नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2020 फोटो जर्नलिस्ट सिंगल न्यूज़पेपर पिक्चर श्रेणी में दिया गया है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, जैसे इस प्रकार के जब भी पिक्चर होते हैं, जब आता है तो क्या होता है कि चर्चा में रहता है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, किया जा सकता है। तो ये सब पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखना है। देखिए आपको यहाँ पर एक महिला राष्ट्रपति होना दुनिया को संदेश देता है कि भारत महिला सशक्त है और इसे किसी भी सलाह की जरूरत नहीं है, भारत को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। यह HZ वुमेन इम्प्योर अवार्ड 2023 में विजेताओं को संदर्भ जब दे रहे थे, स्मृति ईरानी के द्वारा ये बातें बोली गई है। और यह जो है हर जिंदगी.com के द्वारा किया गया था। तो थोड़ा सा इसे पीटी फैक्ट के तौर पर देख लेना है ताकि आपको चीजें कवर की जा सके। नेक्स्ट देखिएगा, आपको G20 प्रतिनिधियों बताया सनातन संस्कृति का महत्व। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, G20 जो सम्मेलन होना है सनातन संदर्भ में, ये मत कभी समझिएगा इसको धर्म विशेष से जोड़ के देखना है, ठीक ना।
सनातन संदर्भ अगर समझना है तो विदेश में लोग जो विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं ना, जो सनातन संस्कृति को समझ कर इसके प्रवृत्ति को अपना रहे हैं, उसके वीडियो देखकर आप लोग समझ जाइएगा कि भोग विलास की जिंदगी से कैसे सनातन संस्कृति एक संयम और सुसंस्कृत जीवन यापन करने की पद्धति देता है। उसे समझने की जरूरत, सनातन संस्कृति वो है, ठीक ना। तो धर्म विशेष जो थोड़ा सा आचरण में अपने आप को सोचते हैं कि मैं धर्म का व्याख्याता हूँ, सनातन संस्कृति को तुरंत विरोध करते हैं, तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, इटली का वीडियो होगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, सनातन संस्कृति इटली वीडियो कर लीजिएगा, यूएस का वीडियो कर लीजिएगा, कैलिफोर्निया डाल लीजिएगा, कोई भी राज्य का नाम जो मैं बोल रहा हूँ उसका वहाँ पर आप डालिएगा। उसके बाद देखिए सनातन संस्कृति के बारे में जो विदेशी लोग हैं कैसे है ना भारतीय संस्कृति को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके लिए क्रियाकलाप कर रहे हैं। अब इसके पीछे यह नहीं समझना है कि किसी खास विशेष ने सनातन संस्कृति इसको लाने के लिए प्रेरित किया है। अब ये वर्ग समूह देखिए हमेशा विलासता का रहा है, विलासता भरी जिंदगी जीना चाहे ना, अब अमेरिका लो, इटली लो, जर्मनी लो, फ्रांस लो, कोई भी देश का नाम आप ले लीजिए, विलासता तो जिंदगी है ना वहाँ, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। तो लोग 4 दिन काम करते हैं, 3 दिन क्या करते हैं, आपको पार्टियां मनाते हैं। तो ये जिंदगी अंदर से उन लोग ने ना, अंदर से उन लोग एक ऐसे अशून्य स्थिति में पहुंच गए जहां पर आपको क्या बेचैनी बहुत ज्यादा है। तो शांति के लिए ना सनातन संस्कृति की प्रवृत्तियों को अपना रहे हैं, जैसे योग कर रहे हैं, योग है ना, योग करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और एक समतुल्य जिंदगी जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो सनातन संस्कृति समझना है तो वहां पर बातें कीजिएगा, वहां से समझिएगा। अब यहाँ पर बात है क्या कि योग ध्यान सनातन परंपरा भारत के विश्व गुरु बनाया, ये बातें कहीं ना कहीं सही है। इसमें जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है वीरेंद्र कुमार, उनके जो G20 जो एजेंडा जो खजुराहो में हो रहा है, मध्य प्रदेश खजुराहो में हो रहा है ना, वहां पर ये बातें की गई, खजुराहो के सारे कलाकृतियों को दिखाया जा रहा है। इससे क्या भारत की संस्कृति जीवन के लिए संस्कृति विचार पर बनाया गया है यह अभियान, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें थीम विश्व के देखिए यहाँ पर बातें लिखी गई है, ध्यान रखिए, जीवन के लिए संस्कृति के विचार पर बनाया गया वर्ष 2023 की G20 की थीम विश्व सभी के लिए अस्थायी, समग्र और जिम्मेदारी के लिए न्यायपूर्ण और उचित विकास का प्रयास करने शक्तिशाली संदेश देता है। तो ध्यान रखिएगा। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है आने वाले समय में कि संस्कृति का एकीकरण सांस्कृतिक आर्थिक विकास, सामाजिक सामंजस्य और पर्यावरणीय संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए एक शक्तिशाली साधन हो सकता है, चर्चा करें। ये लाइन ही उठा के आपको दे सकता है यूपीएससी के एग्जाम में या स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कला संस्कृति हमेशा किसी भी समाज का सशक्त आयाम होता है, जिसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, और उसके बाद धार्मिक स्थितियों में उसका चलन कैसा था। संस्कृति हमें ये समझा देती है। जितना बड़ा कलाकृति होगा, साम्राज्य उतना विस्तृत होगा, समाज उतना विकसित होगा, वहाँ के लोग उतने हैं ना, उतने सहभागी होंगे। नहीं तो ऐसे ही बड़ा मंदिर नहीं बन जाएगा या बड़ा महल नहीं बन जाएगा। सोच के देखिएगा। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट याद रखना है, देखिए केस स्टडी 2 है। अब दो आईपीएस कर्नाटक में लड़ गए हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए इनके केस स्टडी को थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। रोहिणी डी ने डी रूपा से मानहानि के लिए 1 करोड़ की मांग की है। तो यहाँ पर मानहानि क्या है, देखिए क्या कुछ निजी तस्वीर शेयर कर दिया आपसी झगड़ों में। तो यहाँ पर देखिएगा आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसी स्थिति में प्रशासनिक अधिकारियों के पास किस प्रकार से युक्ति प्रतिबंध लगाया जा सकता है यूपीएससी के द्वारा, इसके संदर्भ में बातें की जा सकती है। क्या यह आपके नजरिए में उचित है या नहीं है, इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है केस स्टडी के तौर पर। और प्रशासनिक दायित्व के संदर्भ में आपके निजी हित कहाँ तक सही है, ये भी आपसे प्रश्न किया जा सकता है। दूसरा है केस स्टडी, बिहार में मुखिया के पिता के नाम पर उठाया प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। तो सूचना के आरटीआई के तहत यह प्राप्त हुआ है। तो बिहार में ऐसे लगातार घटनाएं होती हैं, यूपी में ऐसी घटनाएं होती रहती है, जहां पर इस प्रकार से देखने को मिलता है वादी कोई भी होता है, उसका लाभ कोई और लेता है।
तो इसमें शासन प्रशासन के संदर्भ में प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, मैकेनिज्म जो आपका डेवलप किया गया उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो आपसे यह प्रश्न केस स्टडी के तौर पर पूछा जा सकता है, तो इसे थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। आप लोग ध्यान में रखना है कि किस मामले में केस स्टडी पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है महाशक्तियों के टकराव से त्रस्त होगा विश्व। कल ही मैंने इस पर न्यूज एनालिसिस किया है, तो एक काम कीजिएगा आप लोग, जो मुद्दे बताए गए थे कल उसको ध्यान में रखकर क्या करना है, यहाँ पर वही बातें लिखी गई है, बस एक बार रिवाइज कर लेना है। शीत युद्ध की चर्चा की गई थी, चीन रूस यूक्रेन के मामले में वर्तमान स्थिति क्या है, यही वर्तमान स्थिति है। न रूस जीतने को, न रूस अभी वर्तमान में जीत सकता है, न यूक्रेन हार सकता है। तो बीच की स्थिति में क्या होगा, विश्व से परेशान होगा, जहाँ पर क्या होगा, महंगाई बढ़ेगा और भी चीज़ें डायल्यूट होंगी। तो सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है। ठीक है, चलिए न्यूज एनालिसिस आज इतना ही। कल फिर एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ हम लोग सामने आएंगे। उससे पहले चलिए, ये सब पहले चर्चा किया हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं। संरक्षण के संदर्भ में, ऊर्जा संरक्षण के संदर्भ में चर्चा की गई है, जहाँ पर आपको बिजली के संदर्भ में हाल ही में एक 2-3 दिन पहले ही तो चर्चा किया गया है, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ऊर्जा की बढ़ती मांग कैसे हमें और भी सजग और सतर्क होने की बात कर रही है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जो डाटा दिया गया पहले उसको एक बार टैली करके पढ़ लेना है, अतिरिक्त जानकारियाँ नहीं लेनी है, जितना है उतना ही इनफ है। उसको लगातार करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, तो सिलेक्शन जरूर होगा। इंटरनल डेवलपमेंट चाहिए तो आपको क्या करना, लिखिए, लिखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद, चलिए जय हिंद।